वो कोई बिजनेसमैन हो या जनरल, इसी मेरिट के सिस्टम की वजह से आज यूएस एक सुपर पावर है। America is the most powerful nation on earth. और यही मेरिट का सिस्टम आज से 1400 साल पहले खिलाफत राशिदा में भी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स पे बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स को ये लेटर्स पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं और मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती हैं। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, एज अ जनरल नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हजरत उमर सिर्फ खालिद बिन वलीद के साथ नहीं बल्कि अपने हर जनरल को इसी तरह सख्ती से डील करते थे ताकि कभी भी कोई जनरल स्टेट से ज्यादा ताकतवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खबर मिली कि पर्शियन एम्पायर में उनके जनरल साद बिन अबी वकास ने अपने हेडक्वार्टर कूफा की सिटी में लोगों के शोर और रश से बचने के लिए अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान एक दरवाजा लगाया था और जब शोर ज्यादा बढ़ जाता था तो वो कभी कभी दरवाजा बंद कर दिया करते थे, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब मदीना में खलीफा उमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा जनरल अपने आप को अवाम से ऊपर समझ रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि खिलाफत का निजाम ये था कि जनरल्स का दरवाजा हमेशा अवाम के लिए खुला रहना चाहिए। तो फौरन हजरत उमर ने अगेन एक बहुत बड़े सहाबी को मदीना से पर्शियन एम्पायर में कूफा की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि जाकर जनरल साद बिन अबी वकास के दरवाजे को पहले निकालो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर उसे आग लगा दो। इस सहाबी ने जाकर ऐसा ही किया और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को भी बगैर किसी वजह के जनरल की पोस्ट से हटा दिया और वजह अगेन वही थी कि कोई भी जनरल मुसलमानों की स्टेट से पावरफुल ना हो जाए। और इसके बाद अगेन हजरत उमर ने एक दूसरे जनरल मुगीरा बिन शोबा की तरफ भी लेटर भेजा कि तुम जरा मदीना हो, मेरा तुम्हारे साथ जरूरी काम है। इन शॉर्ट, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में उन्होंने अपने किसी भी जनरल और गवर्नर को अपनी पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहने नहीं दिया और यही हजरत उमर की खिलाफत की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। नाउ खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। जैसे ही मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर दो बड़ी मुसीबतें आई। मुसलमानों के सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और यहाँ अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया और अगले 9 महीने तक बारिशें ना होने की वजह से अरब की सारी फसलें और खाने पीने की चीजें तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हुए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसने लगे। कि कहा जाता है कि अरब के लोगों की शक्लें बिल्कुल राख की तरह ब्लैक हो गई और इस कहत की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों के जिस्म भी बिल्कुल सूख गए। अब जब अरब के लोग इतनी मुश्किल में थे तो इन सब को पता था कि अब सिर्फ एक ही इंसान इनकी मदद कर सकता है, खलीफा उमर बिन खत्ताब। तो वो सब जमा होकर हजरत उमर के पास आकर उनसे फरियाद करने लगे कि अब आप ही हमें इन मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। हजरत उमर इससे पहले ही पर्शियन एम्पायर की कैपिटल को फतह कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों के बैतुल माल में इतना सोना पड़ा हुआ था कि मदीना दुनिया के सबसे रिच सिटीज में से एक थी, लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए पूरे अरब में खाने पीने की कोई चीज थी नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों की ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ
जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के